ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े फौलाद पिघल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो ये है कि जेल प्रहरी 29 सितंबर 2018 पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी कमेंट में लिखा है कि उनको जेल प्रहरी के जो पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना सीखना है कि कैसे हम 20 क्वेश्चन को कम से कम समय में और सारे के सारे क्वेश्चन को हम कैसे सही कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि परसेंटेज की क्लास आगे कंटिन्यू करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज की क्लास आपकी बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये इस लेक्चर के बाद आपको फिर कंटिन्यू मिलने लगेगी और ये तो आपकी जो सीरीज़ चल रही है कंटिन्यू ये आपको हमेशा मिलती रहेगी। बस आप तो यूँ ही पढ़ते बस रहें, बाकी आपको और कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं? और आज अपन बिल्कुल डिस्कस करते हैं कि जेल प्रहरी का पेपर कैसे आता है, कैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ बोर्ड पर जो लिखा है। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है, तो 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय कितना है? सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे। आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी और बटे चाल। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? तो आप बताइए, दूरी कितनी दी गई सवाल में? 356 और चाल कितनी है? 16। बोलिए, है कि नहीं है? अगर मैं कहता हूँ चलो 16 का पहाड़ा नहीं आता, हम 4 का भाग दे देते हैं, तो 4 चौके 16, 4 आठे 32, कितना बचेगा? 3 और 6 36, तो 4 से भाग देंगे, 4 नाम 36, तो कितना आएगा? 89/4। अब 4 का भाग तो दे सकते हैं ना, या 4 का भाग तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचेगा यहाँ पे? 1, तो 22 सही 1/4। अगर ऑप्शन में है कि 22 सही 1/4 घंटे, तब तो ये सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में मिनट है तो आप बोलेंगे 22 तो घंटे होंगे, लेकिन 1/4 अगर घंटे हैं तो आप जानते हैं कि घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे और 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 मिनट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 22 घंटे 15 मिनट इसका फाइनल आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर से आप वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कोई भी डाउट रहे, और बाकी कमेंट के माध्यम से तो आप बता ही सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, वाई अक्ष से -6 और -1 की दूरी क्या है? आप ऐसे समझिए, ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। इसमें बिल्कुल बेसिक सवाल है ये, जो कि आपने पढ़ी नहीं होगी इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें लगता होगा कि कठिन है। आप ऐसे समझिए कि जैसे ये x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है, इसको x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? y अक्ष। वो कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु -6 और -1, तो -6 कहाँ पर होगा? इस साइड होगा, x पे बोल रहा है, और -1 कहाँ होगा? मान लेते हैं यहाँ कहीं, तो बिंदु कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बिंदु क्या होगा? -6 और -1, और हमसे पूछ रहा है कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या है? तो y अक्ष क्या है? ये है कि नहीं है? तो आप बताइए, y अक्ष से दूरी ये होगी कि नहीं होगी? और ये दूरी तो हम पहले ही बता चुके हैं कितनी है? -6, इसीलिए आंसर क्या होगा? 6। अब आप बोलोगे कि -6 क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि माइनस तो इसलिए क्योंकि x अक्ष है। बाकी दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा हमेशा धनात्मक होती है। बाकी जब आपके एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि जैसे -6 और -1 पूछा, उसने पूछा कि y अक्ष से दूरी बताइए, तो y अक्ष से दूरी का मतलब ही होता है कि जो उसका x निर्देशांक होता है वही आंसर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 6। अगर मान लो आपसे पूछता कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो आंसर क्या हो जाता? 1। बोलिए, बात समझ में आ गई है? बाकी तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बेसिक से आपको एक एक बात बता दूंगा कि कैसे क्या होता है, और भी आगे सवाल हम डिस्कस करते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ जल्दी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में हमको कैसे सवाल सॉल्व करने हैं। तीसरा सवाल है, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी? आप बताइए, 4 किलो की बात हो रही है और एक कैंडी बार का वजन कितना है? 40 ग्राम। ठीक है, तो आप बताइए कि वो कह रहा है कि 40 ग्राम की अगर एक कैंडी है और 4 किलो का थैला है, 4 किलो के थैले में कितनी आएंगी? तो एक आती है 40 ग्राम, उसका वजन होता है, तो 4 किलो में कितने ग्राम होते होंगे? तो आप बोलोगे 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, तो 4 किलो में क्या होगा? 4000 ग्राम।
क्यों? क्योंकि 1000 से अगर हम गुणा करेंगे 4 में तो 4000 ग्राम ही तो आएगा। तो 4 किलो में निकालना है तो 4 गुणे 1000 ग्राम हो जाएगा। अब एक कैंडी का वजन कितना है? 40, तो हम 40 से भाग दे देंगे। आप जानते हैं 0 0 कट जाएगा कि नहीं, 4 से 4 कट जाएगा। तो बताइए कि कितने थैले की क्या बोलते पूछ रहा ना, 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी आएंगी? तो कितनी कैंडी आएंगी? 100। आंसर कोई दम है क्या सवाल में? बेसिक सवाल आते हैं। सिर्फ एक डर भर दिया है बच्चों में कि भाई बहुत कठिन पेपर आता है, बहुत कठिन आता है। कठिन भी आता है, सरल भी आता है। अगर आपसे ना बने तो पेपर कठिन हो जाता है, और बन जाए तो पेपर सरल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी कितनी है? आप बताइए। 40% तो उसने तय की किससे? पैदल। तो 40% अगर तय की है तो मैंने परसेंटेज में सिखाया है कि टोटल कितने परसेंट होगा? 100%। तो 40 अगर उसने पैदल तय की है तो बस से कितने परसेंट की होगी? तो आप बोलोगे 60% तय की होगी। किससे? बस से। आप मुझे बताइए कुल दूरी कितनी है? 80 है कि नहीं है? तो बस से कितनी तय की? भाई यही तो आपसे पूछ रहा है कि बस से तय की गई दूरी। तो 80 दूरी कुल है और बस से कितने की? 60%। तो हम 60 से गुणा कर देंगे। 60% मतलब 60/100। तो आप जानते हैं 10 10 10 10 10 8 छंग 48 किलोमीटर। आंसर बोलिए कोई दम है क्या इस सवाल में? बात क्लियर है कि नहीं? अगला सवाल देखिए। पेपर में बेटा ऐसे ही सवाल करने पड़ते हैं, कोई दम नहीं होती है सवालों में। यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी? आप बताइए कि 50 लोग अगर एक सेब का यूज करते हैं, एक का उपयोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर हमें एक व्यक्ति के लिए निकालना होता तो 1/50 हो जाता, लेकिन उसने पूछा 225। तो 225 के लिए कर देंगे 1/50 और गुणे 225। बोले कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 10। भाई 5 दम 50 और 5 का भाग देंगे 5 चौको 20, 55 25 और 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 4.5। तो आप बताइए 225 लोगों के लिए कितनी सेब की आवश्यकता पड़ जाएगी? 4.5। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल कैप्सूल कितने हैं? 23,520। तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेट चाहिए? तो आप बताओ कि एक पैकेट में 14 तो पात्र हैं और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। बोलो है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ कि एक पैकेट की बात कर रहा है ना शुरू में, एक पैकेट में, तो एक पैकेट में 14 पात्र हैं और उस एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। तो टोटल एक पैकेट में कितने कैप्सूल आएंगे? तो 14 गुणे 8 ही आएंगे। गुणा कर लेते हैं। 14 8 कितना होता है? 8 चौको 32, 8 3 11, 112। बोलो आता है कि नहीं आता है? और हमको कैप्सूल टोटल कितने दिए गए हैं? 23,520। और हमसे पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। तो हम कितने से भाग देंगे? 112 से, क्योंकि एक पैकेट में अगर 112 आते हैं और कुल कैप्सूल इतने हैं तो अगर हम एक पैकेट के कैप्सूल से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब भाग देते हैं। 14 और 8 को वैसे 14 से भाग देते हैं। 14 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 14 8 112। ऊपर 14 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 14 एकम 14, कितना बचेगा? यहाँ पे 14 9 बचेगा। 9 पना 9 5 हो जाएगा 95। 95 तो 14 7 98 होता है और 14 छंग 84। 14 छंग 84 तो कितना बचेगा? 11। तो 112 हो जाएगा। फिर 14 8 112 और 0 और इसका भाग देंगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी बेटा? 210। मतलब भाग ही तो देना और करना क्या है, इतना तो आपसे बन ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, कठिन तो कुछ आता ही नहीं है। 69853 में पूछ रहा है कि इकाई के, वो पूछ रहा है 69853 मतलब 69,853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब इसका वो घन कर रहा है, पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताइए। तो आप बताइए। इकाई का अंक मैंने आपको क्लास में ही बताया है और फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। बाकी अभी आप देखिए कि इकाई के अंक के लिए हम इस संख्या को लेंगे 3 और घात कितनी है? 3। तो 3 का अगर 3 बार घात करेंगे तो कितना आता है? 27, क्योंकि 3 3 का 9 3 27। तो इकाई का अंक क्या होगा? 7। आंसर भैया यही है आंसर, और कुछ नहीं है। बात क्लियर है? अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, 30 की घात x
मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 140, दूसरा है P/28, 3 + 2x - 1 = 0 और 3x + 120 छोटा है 180 से। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन है चर सहित सही समीकरण का चयन करें। तो आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या हमको यहाँ पता है क्या कि कोई निश्चित वैल्यू हमको पता हो तो हम उसको यहाँ रख दें जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। नहीं पता ना, आप बताइए यहाँ भी पता कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ पता कर सकते हैं क्या आप? तो आप बोलेंगे हाँ यहाँ पता कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2x - 2 = 0, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा और 1 उस साइड जाएगा तो माइनस, तो x का मान क्या आएगा -1/2। मतलब अगर आप x का मान -1/2 इस समीकरण में रख दें तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। इसका मतलब चर सहित सही समीकरण यही होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। एक एक बात को मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। क्या है कि देखो, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, जो बच्चे मुझसे पहली बार या मान लो पहले से मतलब पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए क्या है कि ये लेक्चर बहुत काम का है। ठीक है, अगला सवाल है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली 2x + 3y = 2k और 5x + ky = -2 पूछ रहा है। के अद्वितीय हल है और के का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जब अद्वितीय हल होता है तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। आप जानते हैं a1 a2 क्या है? x का जो गुणांक होता है उसको ही क्या बोलते हैं? a1। नीचे वाले x के गुणांक को क्या बोलते हैं? a2। बोलो बात क्लियर है? तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से 2/5 इज नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है किसके? b1/b2 मतलब 3/k। तो आप जानते हैं k को हम यहाँ ले जाएंगे, बराबर नहीं है 5 या 15 और /2 आंसर। भैया बात खत्म। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, बहुत बेसिक सवाल आते हैं। पूछ रहा है यदि m -4 और 2 के बीच का एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखें। तो याद रखिए कि मध्य बिंदु जब होगा, जैसे मान लो बोल रहा है कि ये निर्देशांक दिए गए हैं और बोल रहा है कि m मध्य बिंदु है, तो m जब मध्य बिंदु होता है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे वही पूर्णांक होगा। तो -4 और +2/2। तो आप जानते हैं कि इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -2 और /2। तो 2 का भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? -1 आंसर। बोलो कुछ है क्या? इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया, आंसर मध्य बिंदु के लिए। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति के 2-3 क्वेश्चन आते हैं जेल प्रायरी में, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। अलग से इसका लेक्चर डाल देंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल है 23.04। पूछ रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा? क्या पूछ रहा है? इसका वर्गमूल जो है क्या होगा? आप जानते हैं कि किसका वर्ग होता है? ये होता है 48 का। किसका होता है? 48 का। अभी एक वीडियो में आपको डाल दूंगा कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं, आप एक लाइन में 1 सेकंड में बता देंगे। लेकिन अभी जैसे किसी को याद ना हो तो वो ऐसे मतलब चार्ट बना के भी देख सकता है, जैसे मान लो गुणनखंड विधि से, तो भी 48 आएगा। लेकिन जैसे मुझे याद है तो मैं बता देता हूँ कि 48 आएगा। अब 48 तो आया, लेकिन बात है ये पॉइंट कहाँ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जब 2 अंकों के पहले दशमलव होगा तो 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। अगर वर्गमूल की बात करेंगे तो 2 अंक के पहले होगा तो 1 अंक के पहले लग जाएगा। अगर घनमूल होता तो 3 अंक के पहले होता तो 1 अंक के पहले लगता। बोलो बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऐसा ऑप्शन दिया गया है -2 7 6 11 7 और -2 और -3 और -2। आपसे पूछ रहा है कि किसका अंतर -5 है। आप जानते हैं कि अगर मान लो अंतर पूछ रहा है तो इन दोनों का अगर मैं अंतर करूँ, इसमें से इसको घटाऊँ चाहे इसमें से इसको, उसका मतलब नहीं है। बस अंतर क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। -2 -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9, आंसर नहीं होगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो भी जुड़ जाएगा, तो प्लस का 9 आएगा, तो आंसर नहीं होगा। मैं कहता हूँ 6 में से 11 घटाएंगे, तो 6 में से अगर 11 घटाएंगे तो 6 - 11, माइनस की संख्या बड़ी है तो 11 में से 6 जाएगा 5, लेकिन माइनस की बड़ी इसीलिए -5 आंसर। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है समांतर चतुर्भुज का कितना 104। समांतर चतुर्भुज ये होता है, ठीक है, ये उसकी ऊंचाई होती है, ये L होता है और ये क्या होता है B होता है, ठीक है। ये इसको मतलब अपन आधार भी कह सकते हैं, ये भी आधार होता है, ये भी आधार हो सकता है अगर ऊंचाई ये दी जाती तो, ठीक है। बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 104 है, आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे क्या है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई बराबर 104। तो आप जानते हैं कि आधार गुणे ऊंचाई कितनी दी गई 8 बराबर 104। तो आप मुझे बताइए कि आधार क्या होगा, 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, बोलो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। आधार का मतलब ये जो मात्रा है कितनी आ गई 13, या इसका जो मान है वो कितना आ गया 13 आ गया। और फिर आगे सवाल में कह रहा है यदि अन्य आधार 9 है, मतलब ये वाला आधार कितना दिया गया 9, तो क्या बताना है हमें, तो पूछ रहा है इसकी परिधि बताइए। परिधि का मतलब परिमाप होता है और कुछ नहीं होता। तो आप बताइए परिमाप क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि बाहरी भुजाओं की जो लंबाई का योग होता है उसको ही हम परिमाप कहते हैं। तो ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये वाला 9 है तो ये भी 9 होगा। आप बताइए कि अब अगर हम सबको जोड़ देंगे तो यही परिमाप होगा। तो 13 दूनी 26, 26 और 9 35 और 9 44 आंसर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। अगला सवाल है 6xy² माइनस 11 में x का गुणांक क्या होगा। पूछ रहा है x का गुणांक क्या होगा। तो आप बताइए कि x का गुणांक क्या है। तो x तो ये है, इसके गुणा में क्या है 6b और y² है, इसीलिए 6y² आंसर भैया। बोलो कोई दम है क्या इस सवाल में। अगला सवाल है कि एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। लो आ गया भैया, मैंने बोला था देखो ये कंसेप्ट अपना हर जगह काम आएगा। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तो ड्रम की क्षमता बताएं। आप मुझे बताओ कि ड्रम की वास्तविक क्षमता कितनी होगी 3, तो भरा कितना होगा 2। बोलो भरा होगा कि नहीं। तो आप मुझे बताइए, वो कह रहा है कि यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर चाहिए, मतलब क्षमता तो उसकी कुल 3 है लेकिन भरा कितना है 2। तो आप बताओ कि अभी और कितना भर सकता है, और अधिक कितना भर सकता है अभी 1, लेकिन भर कितना अधिक रहा है। आप बोलोगे 50, तो 1 का मतलब 50 है और वास्तविक 3 है, तो 3 गुणे 50। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, बोलो 150 होगा कि नहीं होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं तो थोड़ा आपको समझाने के लिए भी टाइम ले रहा हूँ, बाकी ये सवाल जब आपकी प्रैक्टिस में होंगे तो आपसे भी इससे जल्दी बनेंगे। मैं तो थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, आप और भी जल्दी करेंगे। अगला सवाल है -3/2 गुणे 3/7 प्लस 5/2 गुणे 3/7। ये सवाल है, पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सवाल है, 3 3 9 माइनस के 9/7 प्लस 5 3 15 7 नहीं होगा, 7 दूनी 14 होगा, और 15 7 दूनी 14। आप जानते हैं कि बेस मतलब आधार समान है कि नहीं है भाई। इसका जो हर है वो समान है, तो 14 LCM आ जाएगा, और माइनस का 9 प्लस का 15। तो प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, इसीलिए क्या है कि जो चिन्ह आएगा वो प्लस का ही रहेगा। तो 15 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 6/14, 2 से भाग देंगे, 2 3 6 2 7 14 आंसर। अगला सवाल है a का 1/3 b है। तो a का 1/3 बराबर क्या है b। आप जानते हैं a तो a है, का मतलब गुणा 1/3 बराबर b। तो आप बताओ कि b को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो a/b, तो ये 3 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे जाएगा। तो आप बताओ a 3 है तो b कितना होगा 1 होगा। बोलो इतनी बात तो अभी समझ में आ गई होगी कि a/b का मान क्या है 3/1। तो अब वो कह रहा है जो c है, c का मान कितना है 75। c का मान कितना दिया है 75, जो a से 30 अधिक है। जो a से क्या है 30 अधिक है, मतलब अगर इसमें से 30 कम कर दें तो क्या मिलेगा हमको, a का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि c का मान 75 है जो a से 30 अधिक है। तो 30 हम घटा देंगे तो कितना आएगा 5, और 7 में 3 जाएगा तो 4। तो आप बताइए a का मान कितना आया 45। हमसे पूछ रहा है b का मान ज्ञात करो।
तो आप बताओ कि a का मान 3 है और b का मान कितना है, 1 है। लेकिन आप बताओ a का मान 3 है क्या, नहीं। कितना है a का मान, तो 45 है। तो 3 का मतलब अगर 45 है तो 1 का मतलब क्या होगा भैया, 15 होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 3x माइनस 2y का वर्ग और कह रहा है कि इसका विस्तार कीजिए। बेसिक सवाल है, इसका फॉर्मूला खोलना है। एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, शायद आपको ना पता हो। a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस, तो a है, a का मान है 3x, b का मान है 2y। तो इसका वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 12xy आंसर। बोलो, बात क्लियर है, बोलो बोलो। क्लास में तो बहुत बोलते थे, अब तो बोल भी नहीं पा रहे, कह दो हैं। ये भी नहीं कह पा रहा सर समझ में नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं कह पा रहे हो, कमेंट में बता देना नहीं आ रहा हो समझ में, फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, ये तय है बिल्कुल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, आखिरी सवाल बचा है हमारा। a गुणे a गुणे a गुणे b गुणे b गुणे b। बस कुछ भी नहीं है। ऑप्शन देखो, पहला दिया गया, ऑप्शन से ही बता देता हूँ कैसे देखते हैं। ये है ऑप्शन में a की घात b और b की घात a b की घात 3, और आखिरी ऑप्शन है a b 3 + 3। क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है भाई कि ऑप्शन 2 एक से दिखने लगते हैं, तो आपको बता दूं गुणा करेंगे तो a की घात 3 आएगा। ये क्या आएगा, b की घात 3। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, a की घात 3 और b की घात 3। तो मैं आपको बता दूं क्या आधार समान है क्या, तो आप बोलोगे ये तो ये है, ये b है, तो आधार तो समान वैसे ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आधार समान नहीं है तो घातें तो जुड़ ही नहीं सकती। तो ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। नीचे a b है, इसमें है क्या, नहीं है। a b है, इसमें सिर्फ a है और b है, लेकिन घातों में तो 3 3 है, यहाँ कुछ है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या है, a b की घात 3। बाकी इसको आप भी जानते हैं कि a की घात 3 गुणे b की घात 3 को लिख सकते हैं a b की घात 3 और बात खत्म। बोलो, बात क्लियर है। अब बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। और ये 20 के 20 क्वेश्चन हमने ख़त्म किए हैं जो जेल प्रहरी 29 सितंबर के पेपर में आपसे पूछे गए थे। और शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि गणित कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, गणित बस समझने का खेल है। अगर समझ में ना आए तो बात बहुत कठिन है, और समझ में आ जाए तो उस बात में कोई दम नहीं है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रा सा कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा मनोबल का कारण आज वही है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे मुझे पता चलता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें आप भागीदार हैं, आप उसका लाभ ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप लाभ नहीं लेंगे तो ये मेहनत और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, उसका लाभ आप तक अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर मैं तो, आप जानते ही हो कि अगर आपको नहीं पढ़ना तो फिर मैं कैसे क्या कर सकता हूं। तो इसीलिए आप चाहते हैं अगर कि मैं सब ये अच्छे से करता रहूं तो बेहतर तरीके से आप मेरा रिप्लाई करते रहें, जो भी आपको समझ में आता है। भाई कोई कमी नज़र आ रही है तो भी आप मुझे बताएं, ठीक है, तो मैं उस पर भी काम करूँगा। और इस वीडियो को आप देखें, समझें, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको दोबारा देखें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये हम जो सीरीज़ मैंने ये जेल प्रहरी का भी स्टार्ट किया, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ये पेपर हम सॉल्व कराएं तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, और इसके बाद हम लोग परसेंटेज कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आप अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों, ठीक है, खुश रहिए, बोलिए खुश रहेंगे ना, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय, थैंक यू।